सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम देश प्रदेश के मसलों पर बात नहीं करेंगे। एक बार फिर हमारी बातचीत के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय विषय है। हम रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक बार फिर आज बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत करने की वजह यह है कि गत 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस ने शुरुआती तौर पर यह माना भी नहीं था कि यह उसका हमला है, बल्कि उसने एक सामान्य सैन्य कार्रवाई के तौर पर परिभाषित किया था। लेकिन पूरी दुनिया ने महसूस किया था कि यह कुछ नहीं, रूस के द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र यूक्रेन पर किया गया हमला है। तमाम रक्षा विशेषज्ञ इस आकलन के साथ थे कि यूक्रेन कुछ हफ्ते नहीं बल्कि कुछ दिन भी अगर मुकाबला कर लेगा रूस जैसी महाशक्ति का तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 24 फरवरी से अब 24 सितंबर आने को है। यूक्रेन न केवल मैदान में टिका हुआ है, बर रूस की तात्कालिक रूप से ली गई बढ़त को भी अब घटाने में लगा है। पिछले एक हफ्ते से रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं वो बता रही हैं कि रूस के पैर उखड़ने लगे हैं। जिन शहरों को रूस ने एक लंबी मशक्कत के बाद अपने कब्जे में लिया था, रूस के शब्दों में आजाद कराया था, वो वापस अब यूक्रेन के कब्जे में जा रहे हैं। खार्किव जैसा महत्वपूर्ण शहर रूस के कब्जे से निकलकर वापस यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। जेलेंस्की अपनी इस उपलब्धि पर न केवल मुग्ध हैं, बल्कि आने वाले समय में रूस को खदेड़ देने के संदर्भ में बड़े बड़े दावे भी करने लगे हैं। समझने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि रूस जैसी महाशक्ति यूक्रेन जैसे तथाकथित तौर पर पिद्दी देश कहे जाने वाले के मुकाबले में टिक नहीं पा रहा है। जिसने सोचा यह था कि कीव एक हफ्ते या 10 दिन के भीतर हमारे कब्जे में होगा, कीव तो दूर की बात है, खास करेंगे। साथ ही समझने की कोशिश हम ये भी करना चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम आने वाले समय में विश्व राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। जिस तरीके से रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में विफल रह रहा है, क्या इसके परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाने में मददगार होंगे? क्या रूस का अब विश्व में वह सम्मान या स्थान रह जाएगा जिसकी कल्पना राष्ट्रपति पुतिन कर रहे थे कि वह खोई हुई रूस की वैश्विक हैसियत को वापस दिलाएंगे? यूएसएसआर के दौर में जो रूस की पहचान थी उस दौर को वापस दिलाएंगे। क्या वह सपना सपना ही रह जाएगा? तीसरी बात जो समझने की है वो ये कि प्रारंभिक तौर पर जेलेंस्की को मोहरा समझा जा रहा था, पर यह मोहरा वस्तुतः जिसको प्याजे से ज़्यादा हैसियत नहीं मानी जा रही थी, वजीर को पीट दिया है। समझने की कोशिश करते हैं। इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस मसले पर कुछ गंभीर विमर्श करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र रूस पर यूक्रेन की बढ़त को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि असंभव का नाम न लो। इस संभव विश्व में असंभव कहाँ? राय कृष्णदास ने जो ये बात कही थी, ये रूस यूक्रेन के संदर्भ में तात्कालिक रूप से जो खबरें आ रही हैं उस पर बिल्कुल मुफीद बैठती हैं। कौन सोच सकता था कि रूस को यूक्रेन जैसा देश इस तरीके की शिकस्त देने के कगार पर पहुंच जाएगा? पर ऐसा हो रहा है। स्वयं रूस के समाचार पत्र, रूस का टेलीविजन ये स्वीकार कर रहा है कि पिछले एक हफ्ते से हमारी सेना को बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। और इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो यह कि दोनों ही देशों के राष्ट्रपति के ऊपर हमले या दुर्घटना की खबरें आई हैं। जेलेंस्की एक कार दुर्घटना में घायल हुए, उनके ड्राइवर को काफ़ी गंभीर चोटें आई। वहीं पुतिन के संदर्भ में बताया जा रहा है उन पर बाकायदा आत्मघाती हमला हुआ। हालांकि दोनों ही राष्ट्रपति सकुशल बचे हुए हैं, पर यह अनायास है या सायास है, इस पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में जाने माने विदेश मामलों के विशेषज्ञ पूर्व राजदूत बंजी पुरी साहब एक लंबे अंतराल के बाद फिर जुड़े हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोडी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर प्रमोद पाहवा पूर्व राजनयिक एवं विदेश मामलों के जानकार, वह भी हमारे साथ हैं। और साथ ही डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार एवं वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सोडी साहब से करना चाहता हूं क्योंकि सैन्य हालात क्या हैं ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। सोडी साहब से थोड़ा सैन्य हालात को समझते हैं और फिर मंजीपुरी साहब से इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बूझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सा आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या ये खबरें सही हैं कि रूस के कब्जे से यूक्रेन का बड़ा भूभाग छिन गया है? 8,000-9,000 किलोमीटर की बात कही जा रही है कि वापस यूक्रेन ने अपने इलाके को कब्जे में ले लिया है। रूस की फौजों का दम निकलने लगा है, उनके पैर उखड़ने लगे हैं और कुल मिलाकर रूस 7 महीने बाद ही सही पर अब हारता हुआ दिख रहा है। क्या है वस्तुस्थिति सोडी साहब? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन में आक्रमण किया
तब सारी तकरीबन पूरी दुनिया को लगा और मुझे भी लगा कि ये जो युद्ध है ये 7 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अब रूस ने जो अपने सैनिक भेजे फ्रंट लाइन में 24 तारीख को, उनके बैकपैक में, उनके पिट्ठू में रूस सेना की सेरेमोनियल मार्चिंग ड्रेस थी, क्योंकि उन्हें यह बोला गया था कि 7 से 10 दिन के बाद हमारी जीत होगी और हम कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में एक विक्ट्री परेड या जीत का जलसा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 3 दिन के बाद 27 फरवरी को जब जेलेंस्की ने देखा कि रूस की सेना मेरे पे हावी हो रही है, और उसी दिन सुबेरे राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां बैरेंट सी से निकाल दी आर्टिक महासागर के लिए, तो ये जेलेंस्की को यकीन हो गया कि अब यूक्रेन का कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने पुतिन के जो एक खास सलाहकार थे दिमित्री कोज़ाक, उनको फोन किया और कहा कि मैं पुतिन के साथ मैं बातचीत करना चाहता हूं, मैं ये युद्ध खत्म करना चाहता हूं। जैसे ये खबर यूरोपियन यूनियन को मिली, यूरोपियन यूनियन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और 2 घंटे के अंदर यूक्रेन को 450 मिलियन यूरो ट्रांसफर किए, जिसने इस युद्ध की पूरा रुख बदल दिया। इस पूरे युद्ध में रूस की 3 भारी गलतियां रही हैं। सबसे पहला, रूस ने गलत वक्त पे यह युद्ध छेड़ा, क्योंकि जब यह युद्ध शुरू हुआ तब यूक्रेन में काफी ठंड थी और बर्फ गिरी हुई थी। इसकी वजह से रूस के जो टैंक थे और बख्तरबंद गाड़ियां थी वो खुले मैदान का इस्तेमाल नहीं कर पाई, उन्हें रोड पे चलना पड़ा और यूक्रेनी सेना ने उन्हें एक एक करके सत्यानाश कर दिया, नष्ट कर दिया। दूसरी भारी गलती यह हुई कि रूस ने अपनी वायु सेना का इस्तेमाल नहीं किया, और तीसरी भारी गलती यह हुई कि जो भी आक्रामक देश अगर कहीं आक्रमण करता है, अगर दूसरे देश की जनता का विल या इच्छा उनके साथ ना हो, तो ये वो युद्ध जीतना मुश्किल होता है। प्राचीन समय में सुन त्सु, एक बहुत ही प्रसिद्ध चीनी मिलिट्री थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि आक्रामक देश जितना लंबा युद्ध खींचता है उतना वो विक्ट्री से, जीत से दूर होता है, और यही हाल रूस का हो रहा है। और जो अभी खबरें आ रही हैं पिछले 1 हफ्ते से कि यूक्रेन की सेना ने बहुत कठिन और कठोर जवाबी हमले देने शुरू किए, जिसकी वजह से उसने खार्किव मिला के कई इलाकों पे वापस कब्जा कर लिया है। ये बिल्कुल सही है। इस वक्त पे रूस बैकफुट पे है और उसकी सेना जगह जगह से पीछे हो रही है। ये सिर्फ पुतिन के और पुतिन के आर्मी जनरल्स की प्लानिंग की गलती है कि ये युद्ध इस स्टेज पे आ गया जहां पे पुतिन को पीछे हटना पड़ रहा है। सोनी साहब, मेरा एक सवाल और है, फिर मैं मंजीपुरी साहब के पास जाऊंगा। प्लानिंग की गलती के कारण या संसाधनों के मामले में यूक्रेन को अमेरिका और अन्य यूरोपियन देश से मिली हुई मदद रूसी संसाधनों पर भारी पड़ रही है। जिस तकनीक का, जिन संसाधनों का, जिन हथियारों का उपयोग जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों से मिले हुए उपयोग कर रहे हैं, वो रूस की तकनीक पर हावी हो रहे हैं, ये जाहिर हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? या आप मानते हैं रणनीतिक चूक ही दरअसल नतीजा दे रही है, या हथियारों के संदर्भ में तकनीक की दृष्टि से ज्यादा उन्नत होना जेलेंस्की का उनकी मददगार बना हुआ है? हिमांशु जी, जब कोई भी देश आक्रमण करता है तो वो पूरी प्लानिंग करता है, वो सारी कंटिजेंसीज को डिस्कस करता है अपने ऑपरेशंस रूम में, वॉर रूम में, और उसके बाद आक्रमण शुरू होता है। रूस ने भी ये जरूर ये डिस्कस किया होगा कि नाटो और अमेरिका यूक्रेन की मदद करेंगे। इनकी गलती सबसे भारी हुई प्लानिंग में, और ये तो स्पष्ट है कि जब यूक्रेन को सहयोग मिलना शुरू हुआ तो यूक्रेन ने वापस जवाब देना शुरू किया। अगर पुतिन ने अपना सैनिक लक्ष्य सिर्फ दोनबास का इलाका रखा होता, जहां की आबादी रूस के साथ थी, तो यह युद्ध 7 से 10 दिन में खत्म हो जाना था। लेकिन पुतिन में लालच आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं, दोनबास तो मेरे कब्जे में आ जाएगा, मैं कीव की तरफ जाता हूं, और इस लालच ने रूस को इस हाल पे ले आया। तो कुल मिलाकर लालच ने पुतिन की फजीयत करा दी, इस आकलन पे है सोडी साहब। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यह घटनाक्रम विश्व के समीकरण को क्या बना रहा है, ये जानने में दिलचस्पी है। पुरी साहब, आपसे समझने की बात यह है, क्या हम इस पूरे घटनाक्रम के चलते अमेरिका की ताकत के आगे दुनिया को नतमस्तक होते हुए देखने के लिए अब बाध्य हो रहे हैं? कोई नहीं बचा जो अब अमेरिका के मुकाबले टिक पाए। रूस, व्लादिमीर पुतिन अपने आप को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे, खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे थे, धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। ये आकलन हमारा जल्दबाजी है या भी हमें और इंतजार करने की जरूरत है? हिमांशु जी नमस्कार। पहले तो बहुत समय हो गया
आई एम सॉरी, मैं किसी चीजों में बिजी था, आपके प्रोग्राम में नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में। थैंक यू सर। आ, सोढ़ी साहब ने अभी कई चीजें बोली, मुझे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वियतनाम, अफगानिस्तान वगैरह याद आ जी। गए। मैं तो इसलिए हंस रहा था। आपने सही कहा। देखिए, बहुत विश्लेषण होंगे इस युद्ध के बारे में, इसका क्या होता है वगैरह। बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिलिट्री स्ट्रेटेजीज इसको सोचेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी क्या नहीं थी। हम लोग यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठे, उनकी सारी स्ट्रेटेजी हमें ज्यादा, उनसे ज्यादा बेटर समझ आ गई लगती थी। ये मुझे पता नहीं। जी। जो रूस एक खोखला सुपर पावर है, ये भी मैं इतनी आसानी से नहीं कह सकता। जी। अभी सोढ़ी साहब ने दो तीन चीजें कही, इनको जरा समझिएगा। उन्होंने एयर पावर नहीं यूज किया, ये एक गलती थी या एक डिसीजन था, ये सब सोचने की बात है। जी। अभी जो चीजें हो रही हैं वहां पर, रूसियों ने खुद कहा है कि उस इलाके की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन में, कि भारी नंबर्स में यूक्रेनियंस ने उनको आउट नंबर किया। मुझे पता नहीं आगे और क्या होगा, बट स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत इलाके यूक्रेन के जो रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक है, वो आपके कब्जे में। उनकी पहले एक आध हफ्ते के बाद बहुत दिशा थी कि उन्होंने कीव को पकड़ना है नहीं पकड़ना, ये मुझे पता नहीं। उन्होंने यू टर्न लिया, स्ट्रेटेजिक में यू टर्न ले सकते हैं लोग, बहुत चीजें हो सकती। लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखें, एक किसी भी बड़ी ऐसी शक्ति की लिटमिस से इस किस्म की हम लोग माने हार हो रही है या नहीं हो रही, उसके बाद ये नहीं समझना चाहिए कि वो बड़ी शक्ति नहीं। जी। ये नोट करिएगा कि इन द मिडस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं दुनिया में, वो रशिया से रिलेशनशिप करना चाह रहे। इतना आसान नहीं हो रहा वेस्ट के लिए। यूरोपियन यूनियन जो है, अभी मुझे पता नहीं और विंटर के समय और क्या उनकी हालत होगी। बेल्ट टाइटनिंग तो नहीं, उनकी और भी हालत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो ही जा रही। ठीक है, ये फूड ग्रेन्स का जो चॉइस था, वेस्टर्न कंट्रीज को भी तो बहुत ज्यादा उसकी शतक लेनी पड़ी, क्योंकि दुनिया उनको ब्लेम करने लगी। आपने कहा कि कौन लोग अमेरिका की छवि के अंडर, अमेरिका की प्रभाव के अंडर आ गए, तो आप भूल गए कि यूरोपियन यूनियन को उसमें पहले डालिए। जो एक किस्म की मल्टीपोलैरिटी में एक किस्म का पोल बन रहा था, वो तो 5 मिनट में बिल्कुल बंद हो गया। आई थिंक ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिटर्मिनिंग द नियर साइडेड जियोपॉलिटिक्स ऑफ द कमिंग ईयर। क्योंकि जो राइज ऑफ चाइना है, उसके अगेंस्ट क्या होगा कैसे नहीं होगा, ये तो मेजर डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा समय में। लेकिन इन द नियर टर्म, यूरोपियन यूनियन, अनदर पोल इन द वर्ल्ड, वो कहां जा रहे हैं, ये रशिया किस तरह इसको संभालेगा या नहीं संभालेगा। जी, आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट मैटर्स। इनको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हम लोग इसका आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि देखना पड़ेगा कि होगा क्या। लेकिन मैं एक चीज जरूर मानता हूँ जी, कि मान गए कि वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो पुराना दुश्मन है रूस, उसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो परमाणु शक्ति ऑफ अ ह्यूज ऑर्डर रहेगा, ह्यूज कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा चीजें बिल्कुल रहेंगी। वो बिल्कुल वो उस किस्म की भी स्थिति नहीं होगी जैसी हुई थी जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होगा, वो भी नहीं होगा। एक चीज और समझना चाहता हूं मंजीपुरी साहब मैं इसमें, क्या यूक्रेन के मसले पर रूस की विफलता ताइवान को सुरक्षा दिला रही है? जिस तरीके से यूक्रेन के मसले पर रूस के खिलाफ यूरोपियन देश, अमेरिका, खास तौर पर ब्रिटेन एक साथ मिलकर संसाधनों को झोंक दिया, क्या यह उदाहरण ताइवान के संदर्भ में नजीर बन सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर चीन की जो महत्वाकांक्षा है उसमें कोई अंकुश लगा सकता है? इस संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि? मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं जी, कोई रूस की हार नहीं हुई अभी जी। इसको इस तरह नहीं देखा जाए, बीबीसी को सुन के एकदम जंप नहीं करने चाहिए कंक्लूजन जी। दूसरी बात, ताइवान की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है और ताइवान को मैं बिल्कुल ये कहूं कि दे हैव डन वेरी वेल इन 70 इयर्स, अपने आप को बहुत इकोनॉमिक पावर वगैरह बना दिया। लेकिन चीन और रशिया की सिचुएशन भी बहुत डिफरेंट है।
जी और ये ताइवान के लिए कोई फायदेमंद की चीज नहीं होगी कि जेलेंस्की की तरह हम भी डूब जाए। ये नोट करिए, आपने जी शुरू में कहा कि यूक्रेन पिद्दी सा देश है। पिद्दी सा देश नहीं है। जी 46 मिलियन पीपल, दैट वुड मेक यूक्रेन द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। जी ये इतना बड़ा देश है यूरोपियन संदर्भ में। जी और चाहे आप माने ना माने, 15 मिलियन यूक्रेनियन रेफ्यूजी हैं। यूक्रेन का तो बिल्कुल भट्टा गोल हो गया, इसमें कोई शक की बात नहीं। जेलेंस्की पिट्ठू थे, नहीं थे, क्या थे ये मुझे नहीं पता, और क्या रहेंगे ये भी नहीं पता, लेकिन यूक्रेन की तो तबाही हो गई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तो बड़ा ही एक अलग आकलन है मंजीपुरी साहब का। उनका कहना है कि रूस अभी हारा नहीं है, और दूसरे इस सत्य को स्वीकारने की जरूरत है कि यूक्रेन तबाह हो गया है। इन दोनों के बीच में डॉक्टर प्रमोद पाहवा मेरे साथ में है। उनके नज़रिए को मुझे जानने में दिलचस्पी है। क्या वाकई अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ना एक मूर्खता के तौर पर देखा जाएगा? क्या व्लादिमीर पुतिन के इशारों पर चलना जेलेंस्की के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर रहता? उन्होंने अपने संप्रभु राष्ट्र के संदर्भ में खुद फैसले लेने चाहे, गलती है उनकी। उन्होंने चाहा कि हम यूरोपियन यूनियन के सदस्य बने, उन्होंने चाहा कि हम नाटो के मेंबर बने। व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे देश के राष्ट्रपति, वो तय करना चाहते हैं कि आप कैसे जिएंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे। क्या कहते हैं, इतिहास के पन्नों में जेलेंस्की के कदम किस दृष्टि से देखे जाएंगे, डॉक्टर प्रभु साहब? डॉक्टर साहब, आपके बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत अच्छी चर्चा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जी, सबसे पहली बात यह है कि उससे पहले हम अपने इतिहास और अपनी सामाजिक परिस्थिति को सोच लें। जी हम दक्षिण एशिया के लोग चूंकि सालों साल और हजारों साल से हम गुलामी में जिए हैं, और खासकर कई 150-200 साल तक तो हम गोरों की गुलामी में रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि जैसे गोरे और यूरोप शायद देवता हैं और सबसे बड़े शक्तिशाली हैं। जी दूसरा, हम लोग आदतन पर पीड़ा से आनंद लेते हैं। जी अगर सड़क पर साइकिल और कार वाले की टक्कर हो जाए तो हम ये नहीं देखते कि साइकिल वाले की गलती है या कार वाले की हम कार वाले को डांटना शुरू कर देते हैं। कुछ जी। ऐसा ही यूक्रेन और रूस के युद्ध के संबंध में हम लोगों की आइडियोलॉजी और हम लोगों की सोच के बारे में हो रहा है। जी हम वही बोल रहे हैं जो हमें बताया जाता है वेस्टर्न मीडिया से, जो हमें समझाया जाता है वेस्टर्न मीडिया की या उनके इन्फ्लुएंटेड लोगों की तरफ से। जी हमारे यहाँ राजनयिक में, डिप्लोमेसी में एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस बोला जाता है कि जो हो रहा है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो हो नहीं रहा होता। जी पुरी साहब ने अभी कहा कि वो नहीं मानते कि रूस हार रहा है। मैं भी यही बात मानता हूँ कि वाकई में रूस नहीं हार रहा है, और मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि हो सकता है जेलेंस्की पुतिन का ही पपेट है जी और वो जानबूझ के ये इसको हम सब लोग युद्ध बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक मिलिट्री ऑपरेशन है। जी और एक ऐसा ऑपरेशन है जो यूरोप को और अमेरिका को, उसकी इकोनॉमी को, उसके सिस्टम को खत्म करना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस युद्ध से रूस ने कमाया है, खोया नहीं है। जी और जहां तक अमेरिका और नाटो पावर, थोड़ा इसको विस्तार देंगे? मैं आपकी इस बात को समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। आपने कहा रूस ने खोया नहीं, कमाया है। क्या कमाया, थोड़ा सा रोशनी दीजिए ना डॉक्टर प्रमोद पाहवा साहब। सर, उसने ऑयल बेच के इतना कमा लिया, 93 बिलियन कमा लिया, जो उसको आमतौर पे नहीं मिलता जी और आज ओसीआई उसी के इशारे पर अपने रेट नहीं बढ़ा रहा है, अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा है। जी अगर सिर्फ भारत और चीन, ये दो देश ही रूस से इंपोर्ट करते रहते हैं ऑयल का, और हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं उससे, तो रूस को कोई फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आने वाली। जबकि 10,000 पाबंदियां उसके ऊपर अमेरिका ने लगाई हैं। जी उसके अलावा अभी यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम उसके रेट्स की कैपिंग करेंगे, जी लेकिन उस कैपिंग को इंडिया और चीन ने मानने से मना कर दिया है। क्योंकि समरकंद में शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग चल रही है, इसके बाद देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है और क्या होता है। कुल मिलाकर मेरा मानना यह है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की रचना की गई थी, जिसका जो पहला चरण था या जो उसकी पहली प्लानिंग थी, कोविड के नाम से जो थोपी गई पूरी दुनिया के ऊपर, वो सफल नहीं हो पाई। शायद उसके दूसरे चरण में ये सब चल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जर्मन के प्रीमियर ने परसों पुतिन को स्पेशल फोन करके बोला है कि आप इस युद्ध को खत्म करें, और उधर से भी, क्रेमलिन से भी कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं। जहां तक खारकोव पर यूक्रेन के अटैक की और यूक्रेन के जीतने की बात है, तो
हम तो जानते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मीडिया और फ्री मीडिया वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन रूस का अंतिम लक्ष्य ओडिशा को कब्जाना है और वो ब्लैक सी में अपना वर्चस्व कायम रखेगा। वो आज से नहीं, तब से है जब से उसने सोवियत अफगानिस्तान में इन्वर्ट किया था, और वो उसको जब तक नहीं जीतता तब तक आप मान के चलें ये चलेगा। और आने वाली सर्दियां शायद यूरोप के लिए और यूरोप की इकोनॉमी के लिए बहुत तकलीफ दे होंगी। तो डॉक्टर प्रमोद बाबा साहब अभी भी रूस के संदर्भ में संभावनाएं देख रहे हैं। मंजीपुरी साहब भी बहुत दावे के साथ कह रहे हैं, नहीं मानता मैं कि रूस हार रहा है। पर दो खबरें हैं मेरे पास में जिनके संदर्भ में डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने से समझना चाहता हूं। एक खबर है चेचन्य रिपब्लिक के मुखिया और पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव, उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि बहुत कुछ प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में जल्दी कोई बदलाव नहीं किया गया तो मुझे राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें सच बताना होगा। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये साफ है कि जमीन पर कई गलतियां हुई हैं। कादिरोव ये बोल रहे हैं। पुतिन के लिए बड़ा मजबूत सहयोगी उन्हें माना जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्वयं रूस का टेलीविजन ये बोल रहा है कि पिछला एक हफ्ता हमारी सेना के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। इन दोनों की रोशनी में क्या अभी भी हम ये माने कि पश्चिम का मीडिया जेलेंस्की और यूक्रेन की सफलताओं को ज़्यादा बढ़ चढ़कर बता रहा है? रूस कहीं पीछे नहीं हट रहा है? ये खबरें भ्रामक हैं, ये खबरें भ्रम फैलाने के लिए हैं? अगर हैं तो उद्देश्य क्या है? हिमांशु जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके साथ चर्चा करके जो विद्वत्ता का स्तर होता है वो बड़ा शानदार होता है। तो मैं पुनः धन्यवाद दूंगा आपको, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। जी, थैंक यू। देखिए, साम्यवाद एक ऐसी आक्रामक प्रवृत्ति है, एक ऐसी आक्रामक विचारधारा जो बहुत ही अप्रत्याशित होती है जी। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मतलब आप यदि ये सोच रहे हैं कि पुतिन, खासकर जब पुतिन की बात होती तो पुतिन जो है वो केजीबी के लंबे समय तक ऑफिसर्स रहे और वो यूरोप में रहे हैं, जहां पर उन्होंने, उनके मन में इतना जहर है, इतनी कड़वाहट है कि वो यूरोप को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए किसी रमजान कादिरोव से या पुतिन के किसी सलाहकार से पुतिन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि जो पुतिन का मस्तिष्क है वो अंततः, आपने जिस डिबेट से शुरुआत की थी, अंततः वो पुतिन का मस्तिष्क को सोवियत संघ के बारे में सोचता है जो बर्बाद हो चुका है। बहरहाल देखिए, आप इस समूचे मसले को इस प्रकार से देखें कि जो अभी भी रूस का यूक्रेन पर तकरीबन 20% जो हिस्सा है उस पर कब्जा है जी। मान लीजिए कि कुछ ऐसा इलाका है जिस पर यूक्रेन दावा कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि जो जेलेंस्की है वो अति राष्ट्रवाद का प्रचार करते करते स्वयं को राष्ट्र का हीरो बनाते बनाते एक ऐसे खलनायक है जिन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है, जो अपने देश की स्थिति की हकीकत को पहचान नहीं पाए कि क्या वो रसिया का सामना कर पाएंगे, और नेटो में शामिल होने की जिद के कारण उनका देश बर्बाद हो गया। वो बेशक अभी भी देश के राष्ट्रपति हैं, वो अभी भी सुरक्षित है, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या, उन हजारों महिलाओं का क्या जिनका बलात्कार हुआ है, उन हजारों युवाओं का क्या जिनको सता के रूस की सेना ने मार डाला है, उन लोगों का क्या जो बर्बाद हो के, जैसे अभी सर कह भी रहे थे कि शरणार्थी के तौर पर यूरोप भाग गए। ऐसे में पुतिन जो है, पुतिन का मस्तिष्क जो है, देखिए पुतिन के मस्तिष्क को आप कमजोर नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते पुतिन के मस्तिष्क को कमजोर, क्योंकि पुतिन ने सीरिया में भी, मध्य पूर्व में देखिए कमजोर, जब सोवियत संघ टूटता है उसके बाद ये मान लिया जाता है कि रूस तो रेस से बाहर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद पुतिन उठते हैं, और इस कदर उठते हैं कि वो मध्य पूर्व में अमेरिका की जो बादशाहत है उसको चुनौती देते हैं। रूस यहीं पर नहीं रुकता, अजरबैजान और आर्मेनिया में जो उसकी भूमिका है वो इतनी जबरदस्त भूमिका होती कि वो दोनों राष्ट्रों को, वो अजरबैजान को आर्मेनिया की जमीन दिलवा देता है, जबकि आर्मेनिया के साथ उस खड़ा होता है। तो पुतिन क्या करेंगे, वो पुतिन का मस्तिष्क इतना चलता है कि वो चीन से जो परंपरावादी उसका दुश्मन रहा है उससे सीमा विवाद को पूर्णतः हल करके, और अब जो है पुतिन ने चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लिया है। तो साम्यवादी जो प्रवृत्ति है, साम्यवादी प्रवृत्ति इतनी घातक है कि वह
जो चीजें हैं उनको दीर्घकालीन स्तर पर ले जाती है, और दीर्घकालीन स्तर पर ले जाकर यदि पूरी ताकत से हमला करती है तो बहुत ही भयानक होगा। डर ये लगता है कि कहीं यूक्रेन से जो लौटती हुई सेना है, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुतिन ने बार बार कहा था यूरोप से कि वो हथियार नहीं दे, लेकिन उसके बावजूद यूरोप ने हथियार दिए हैं। तो पुतिन के मस्तिष्क में कहीं यह तो नहीं कि यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाकर कोई रासायनिक हमला कर दे यूक्रेन पर या परमाणु हमला कर दे, क्योंकि यदि यूक्रेन पर ऐसा हमला होता है तो उसका टारगेट पूरी तरीके से यूरोप हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यह सोचना जल्दबाजी होगी कि जो पुतिन है वो हार रहे हैं या पुतिन के जो सहयोगी दावा कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन यह हमको नहीं भूलना चाहिए कि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो उस देश के में रहने वाले लोगों की राजनीतिक समझ है, उससे ज्यादा पुतिन की सामरिक समझ है, क्योंकि उन्होंने केजीबी में लंबा समय बिताया है। उन्होंने गोर्बाचोव के दौर में सोवियत संघ को टूटते हुए भी देखा है, और उन्होंने येल्सिन के दौर में जो रूस है उसको उभरते हुए भी देखा है। हिमांशु जी। तो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने ने तो मुझे काफ़ी डरा दिया दुनिया के संदर्भ में। वो ये बता रहे हैं, एक कहावत है हमारे यहाँ पे, कहा जाता है कि बाघ जब पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है, इसका मतलब है कि वो छलांग लगाने वाला है। कमोबेश ब्रह्मदीप अलूने ने हमें यही बताने की चेष्टा की है कि पुतिन एक करिश्माई व्यक्तित्व हैं, उनके संदर्भ में इतने सरलीकृत तरीके से नतीजे पे पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन मुझे इस नतीजे पे पहुंचाने के लिए विमर्श कर रहे थे जनरल सोढ़ी साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो सोढ़ी साहब के पास वापस जाता हूँ और हमारे 3 पैनलिस्ट एक राय हैं, इतना कमजोर रूस नहीं। इतने नए सिरे से आप आकलन कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्या नए सिरे से कोई दृष्टि आपके अंदर आ रही है जो आप हमसे साझा करना चाहें? क्या ऐसा हो सकता है? डॉक्टर हिमांशु जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रूस हो या पुतिन हो, वो कमजोर तो नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। लेकिन जो रूस को थोड़ा फायदा हुआ इस युद्ध में, जब ये युद्ध शुरू हुआ तब रूस का यूक्रेन की 7% धरती पे नियंत्रण था, अब 22% है। अब पूरा काला सागर पे रूस का नियंत्रण है। यही चीज रूस 10-15 दिन के अंदर भी कर सकता था यदि उसने अपना सैनिक लक्ष्य सिर्फ डॉनबास का इलाका रखा होता। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, रूस ने लालच में कीव की तरफ बढ़ावा किया, वहां से उसको वापस होना पड़ा, और यूरोपियन यूनियन, नाटो, अमेरिका ने सहयोग किया। ये सारी लड़ाई 10 से 15 दिन की लड़ाई थी। अगर हम अपना इतिहास देखें, 1971 में अप्रैल में तब के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आर्मी के सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मैनेकशॉ को बुलाया और कहा कि आप बांग्लादेश में हमला करिए, तब ईस्ट पाकिस्तान में हमला करिए। फील्ड मार्शल मैनेकशॉ ने कहा कि मैडम, अगर मैं इस वक्त करूंगा तो मैं आपको हार दूंगा, अगर मैं दिसंबर में करूंगा तो मैं आपको जीत का आश्वासन देता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मैनेकशॉ पे भरोसा किया और हमने देखा इतिहास 14 दिन के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को सिर्फ हराया ही नहीं, लेकिन एक नया देश बांग्लादेश वहां पे खड़ा कर दिया। तो आधुनिक समय में युद्ध जितना छोटा होता है उतना असरदार होता है। अब 7 महीने तक ये युद्ध खिंच चुका है। अब डेफिनेटली धरती जादी आ गई। पर थोड़ा सा मैं बीच में रोकना चाहूंगा, ये 7 महीने तक युद्ध खिंच गया। आप भी मेरे साथ कार्यक्रम में थे और भी सैन्य विशेषज्ञ हमारे साथ में थे, सब बोलते थे इतना लंबा युद्ध लड़ना रूस के बस में नहीं है, रोज का खर्चा इतना है, इतने पैसे ही नहीं है, इतनी हैसियत ही नहीं है। पर हम देख रहे हैं, हमारे साथ में बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रमोद पावा साहब, वो बोल रहे हैं कि रूस जो है युद्ध भी बढ़िया लड़ रहा है और पैसे भी ठीक ठाक कमा रहा है। तो कुल मिलाकर थोड़ा नए सिरे से सोचने की जरूरत आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमें नए सिरे से विचार करने की जरूरत है कि दरअसल पुतिन करना क्या चाह रहे हैं? हिमांशु जी, एक चीज तो क्लियर है कि पुतिन के दिमाग में शुरू से यह था पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना, जो उसमें सफल नहीं हुए। उन्हें 7 महीने के बाद उन्हें डॉनबास पे ही आना पड़ा। अगर शुरू में वो डॉनबास ही करते तो ये युद्ध 10 से 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता। अभी भी रूस शायद जीत जाएगा, क्योंकि अगर देखेगा कि यूक्रेन ज्यादा हावी हो रहा है तो वो परमाणु हथियार गिरा देगा। दूसरे विश्व युद्ध में भी ये हुआ, जब अमेरिका ने देखा कि जापान हावी हो रहा है, उसने 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी में एक एटम बम गिराया। उसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण किया और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो ऐसे केस में तो पुतिन ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सैनिक लिहाज से देखें तो ये युद्ध 10 से 15 दिन से ज्यादा का नहीं था, जो अब 7 महीने तक खिंच गया है। तो सोढ़ी साहब इसी बात पर अड़े हुए हैं कि युद्ध जबरदस्ती ज्यादा लंबा खींच दिया, पुतिन कहीं ना कहीं तो चूके हैं। पर मैं दूसरे नजरिए पे बात करना चाहता हूं, मंजीपुरी साहब आपके पास आना चाहता हूं।
पुतिन बार बार धमका रहे थे, बार बार चेतावनी दे रहे थे, बार बार आगाह कर रहे थे दो बातों को लेकर। एक कि नाटो की सदस्यता ना दी जाए यूक्रेन को, और दूसरा उनका था कि हथियार ना दिए जाएं यूक्रेन को। मेरे पास सूची है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये दो देश ही ऐसे हैं जिन्होंने खुले हाथों से यूक्रेन को साजो सामान उपलब्ध कराया है। फ्रांस, जर्मनी, इनके संदर्भ में डाटा देखता हूं तो जैसे औपचारिकता पूरी की है, ऐसा लगे हमने मदद की भी है, और अगर पुतिन फोन करे तो कहेंगे अरे हमने कहां कोई मदद की है। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि है आपकी? क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई पुतिन अभी भी यूरोप के अन्य देशों को डराते हैं? अन्य देश अभी भी रूस से डरते हैं, पुतिन से डरते हैं? इसके संदर्भ में कोई आकलन आपका, पुरी साहब? नहीं हिमांशु जी, मैं पहले एक छोटी सी बात कहूँ जी। मैं अपने सब बाकी साथियों को सुना, सोडी साहब को भी सुना। ये सब बातें तो विश्लेषण की बातें, हमारी अपनी पर्सपेक्टिव है जी। लेकिन एक चीज आप मानेंगे कि सुपर पावर्स हारते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ करते जी। ठीक है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ा चैंपियन जी। इन्होंने बहुत अच्छा, अरुण जी ने बताया कि जो पुतिन ने मिडिल ईस्ट में किया, सीरियन हाफिज सही असर तो अभी भी बने हुए हैं ना जी। तो इन बातों को छोड़ देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जो सब्जेक्ट जिसको आपने अभी रेज किया। देखिए, अमेरिका जो है ना, हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में बिल्कुल मानते हैं कि क्या हो रहा है अमेरिका को, वो रशिया के इतने अगेंस्ट क्यों है, ग्रेट एनिमी तो चाइना है, उनको उससे फोकस होना चाहिए। लेकिन जो अमेरिकन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और इवन जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, उनके यहाँ सबसे बड़ा एनिमी उनके माइंड में, उनके एंटायर सिस्टम में रशिया जी, चाइना नहीं है। ये चीज हमें यहाँ पर थोड़ी सी समझने की जरूरत पड़ती जी। जो ग्रेट ब्रिटेन है वो, आई एम सॉरी टू से, इफ यू डोंट माइंड, वो तो सिर्फ पूछ पे लटका हुआ है और आगे आगे बात करता है। उनका तो प्रधानमंत्री की छुट्टी हो गई इस दौरान, ठीक है। तो अमेरिका में ये एक पॉलिटिकल मसला है। डोमेस्टिकली प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए अच्छा रहा। देखिए, 9 सितंबर 1901 के बाद पहली बार सारी यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिकल एंटिटीज जो है यूक्रेन पे सहमत रही। कोई ऐसा मुद्दा कभी नहीं रहा 9/11 के बाद। उससे नवंबर की इलेक्शंस में क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं सारी डोमेस्टिक इश्यूज वगैरह हो जाती है। लेकिन अमेरिका के माइंड में रशिया को डिमिनिश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जी। यूरोपियन संघ जो है, तभी मैंने आपको शुरू में कहा, आपने कहा कि बाकी सब लोग तो पता नहीं पीछे हट रहे हैं, नहीं हट रहे। यूरोपियन संघ विदाउट एनी डाउट जी, जितना भी अपने आप को मल्टीपोलैरिटी में एक पोल बताने की कोशिश कर रहे थे, हुआ तो ये कि 24 फरवरी के साथ ही साथ उनकी बिल्कुल जिसको कहते हैं टूटी बजती बंद हो जी। और प्राइस वो ही दे रहे हैं। आज भी जो प्राइस है, अमेरिका ठीक है कुछ आर्म्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, प्राइस यूरोपियंस दे रहे हैं, वो भी कॉन्टिनेंटल यूरोपियंस, और आगे का भी प्राइस वही देंगे, चाहे अपनी तरफ, चाहे उनको विंटर झेलनी पड़े या यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन का प्राइस देना पड़े। रशिया को तो प्राइस देना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल, चाहे हम माने ना माने, पोलाइट करें, डिप्लोमेसी करें, जो भी करें, उन्होंने तो आक्रमण किया, उनको तो इसका प्राइस तो देना ही पड़ेगा, और वो जरूर दे रहे हैं। इतना नहीं दे रहे जितना वेस्ट समझता था कि सैंक्शन वगैरह से हो जाए। तो ये सुपर पावर्स की गेम है। इट इज मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि ज़ेलेंस्की, इनफैक्ट ज़ेलेंस्की को नहीं सिर्फ ब्लेम करेंगे। जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूक्रेनियन लीडरशिप वाज अनेबल टू, जिसको कहते हैं यूक्रेन के इंटरेस्ट को संभाल नहीं पाई। कभी एक तरफ जाते थे, कभी दूसरी तरफ जाते थे, और उसी पे विक्टिम बन गए यूक्रेनियन पीपल एज अ लैक ऑफ, जिसको कहते हैं स्टेट्समैनशिप एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई यूक्रेन नेशनल इंटरेस्ट बाय पॉलिटिशियंस इन यूक्रेन। वो बार बार कभी यूरोपियन से, कभी अमेरिकन से, कभी रूसियों के साथ उनसे प्रभावित होते। मंजीत पुरी साहब, इस आकलन के साथ है कि रशिया और यूक्रेन जैसे देश जो अस्तित्व में आए यूएसएसआर के विखंडन से, सोवियत संघ के विखंडन से, उसके बाद से यूक्रेन का दुर्भाग्य ये रहा कि वहां पर देश हित को प्राथमिकता देने वाला कोई नेतृत्व विकसित ही नहीं हो पाया। रूस का यह सौभाग्य रहा कि उसे व्लादिमीर पुतिन मिले जो देश के विषय में सोचते हैं, पर यूक्रेन के पास ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो उस देश के संदर्भ में सोचे।
दूसरों के हाथों से में खेलने वाले नेता मिले और नतीजा यह है कि एक देश के तौर पर यूक्रेन तबाह होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं डॉक्टर प्रमोद पावा आपके पास में आना चाहता हूं उस बिंदु पर जहां पर मुझे लेकर गए हैं मंजी पुरी साहब, अमेरिका की सियासत के संदर्भ में। सोढ़ी साहब बार बार इस बात को कहते हैं कि ये युद्ध 10 या 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, खत्म नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण यूरोपियन देश और उससे भी कहीं ज्यादा अमेरिका के द्वारा उपलब्ध कराया गया साजो सामान, सहायता, जेलेंस्की को भरी गई हवा, अगर हम देशी शब्दों में कहें, वो एक बड़ा कारण। आपसे समझना ये चाहता हूं, क्या बाइडेन अमेरिका में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए यूक्रेन की तबाही की कहानी लिख रहे हैं? इस संदर्भ में आपका कोई आकलन? सर ऐसा है, इससे पहले हमको थोड़ा सा पुतिन की पर्सनैलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा जी। पुतिन ना तो पॉलिटिशियन है ना आर्मी ऑफिशियल्स हैं, वो उन दोनों से भी बढ़ के कुछ है जी। और जिस संस्था या जिस प्रशिक्षण से वो निकल के आया है वो मल्टीविटामिन होती है जी। वो सभी चीजें जानता है, साम दाम दंड भेद चारों गुण साथ में लेकर चलता है जी। अगर आज अमेरिका साथ दे रहा है, हम कहते हैं अमेरिका साथ दे रहा है, यूरोप साथ दे रहा है, मेरा मानना ये है कि एक्सिल ऑफ द टेरर या एक्सिल ऑफ द वॉर ना अमेरिका है ना यूरोप है, ब्रिटेन है जी। और जैसा कि कहा था एटॉमिक अटैक होने के लिए, मेरा अपना सोचना ये है कि अगर कभी एटॉमिक अटैक हुआ इस दुनिया में, हालांकि ऐसा नहीं होता क्योंकि महाशक्तियां आमने सामने नहीं आती है क्यूबन फैक्टर को छोड़ के जी, तो ब्रिटेन के ऊपर होगा और ब्रिटेन को ही सेंटर माना जाएगा इस सब के लिए। यूरोप आज नहीं तो कल धीरे धीरे अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। फ्रांस, जर्मनी कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन का साथ देने वाले नहीं है जी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर सोवियत संघ को गोर्बाचोव के माध्यम से अमेरिका तोड़ सकता है, तो पुतिन अमेरिका को क्यों नहीं तोड़ सकता किसी ट्रंप के माध्यम से या बाइडेन के माध्यम से? हालांकि बाइडेन से कोल्ड वार के जमाने के जो है उनकी अपनी सोच अभी तक वो चल रही है, लेकिन वहां की जो भी आइडियोलॉजी है या वहां का जो भी तंत्र वहां का बना हुआ है, वो अब इतना सक्षम नहीं रहा कि रूस के साथ बिल्कुल सामने आमने की लड़ाई लड़ ले, क्योंकि यूरोप उसको उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा है जितना उसको उम्मीद थी जी। ये इस युद्ध को, यूक्रेन के युद्ध को धीरे धीरे अमेरिका चाहता है कि एशिया में ले आया जाए, दक्षिण एशिया में ले आया जाए, और रूस और चीन चाहते हैं कि इसको अफ्रीका तक ले जाकर और अपना वर्चस्व वहां पर कायम रखें। आप इसको युद्ध कहते हैं, मैं इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहता हूं, जो रूस की तरफ से किया जा रहा है और जिसमें जेलेंस्की पुतिन को साथ दे रहे हैं। हालांकि ये बात सुनने और कहने प्रमोद पावा जी बिल्कुल एक अलग ही नजरिया दे रहे हैं। उन्हें बार बार लगता है कि आप खामखा में जेलेंस्की को जो है अमेरिका या यूरोपियन यूनियन का पिट्ठू के तौर पर देख रहे हैं। वो तो दरअसल पुतिन के ही मददगार बने हुए हैं, क्योंकि पुतिन की जो मंशा है उसमें जेलेंस्की की भूमिका कहीं ना कहीं मददगार के तौर पर है। यह आकलन डॉक्टर प्रमोद पावा का है। लेकिन मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप आपके पास में इस पूरी चर्चा से अलग एक और बिंदु पर बतौर पत्रकार राय मशवरे के लिए आना चाहता हूं और जानना यह चाहता हूं कि इन सारी खबरों के बीच में एक और खबर मीडिया में सुर्खियों में है, और वो सुर्खियों में इस बात को लेकर है कि रूस में जो अरबपति हैं उनकी बड़ी संख्या में रहस्यमय परिस्थितियों में मौतें हो रही हैं। उनमें से कई इस युद्ध के संदर्भ में, इस हमले के संदर्भ में अपनी राय नकारात्मक रूप से जाहिर किए हुए हैं। खबरें हैं कि 6 महीने में 7 ऐसे बिजनेसमैन जो देश की पहचान थे वो संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। आपसे समझना ये चाहता हूं बतौर पत्रकार, वस्तुतः ये संदिग्ध परिस्थितियां भी मीडिया की उपज है, अर्थात पश्चिम मीडिया की, जो सामान्य मौतों को भी संदिग्ध करार देना चाहता है। पुतिन के संदर्भ में एक वातावरण बना के देना चाहता है कि रूस में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि अपने संपर्कों में जिन रूस के लोगों से बात करते हैं वो तो यही बोलते हैं कि पुतिन आज भी हीरो हैं। तो थोड़ा आपका आकलन मिले कि एलेक्जेंडर ल्यूकोव, मिखाइल वॉटफोर्ड से लेकर रविल मगनवो, इन सब की मौतों के संदर्भ में आप किस नजरिए के साथ हैं? देखिए हिमांशु जी, जो साम्यवाद होता है वहां पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। कुल मिलाकर सारी व्यवस्थाएं नियंत्रित होती है, समाज भी नियंत्रित होता है, व्यक्ति भी नियंत्रित होता है, सब नियंत्रित हो जाता है।
जी। मतलब आजादी कुछ होती नहीं है। जिस जो आपने प्रश्न पूछा, तो मैं गोरबाचोव को याद दिलाऊंगा इस बारे में कि जो गोरबाचोव है वो साम्यवादी कलेवर से सामने आए थे, लेकिन दुनिया उनको इसलिए याद करती है क्योंकि वो साम्यवादी देश के राष्ट्रपति बन के पहली बार उन्होंने लोगों को आजादी का स्वाद चखवाया था और मजदूरों से कहा था कि आप हड़ताल कीजिए, जी। लोगों से कहा कि आप सरकार की आलोचना कीजिए। और जब लोगों ने हड़ताल करने लगे, सरकार की आलोचना करने लगे, तो अंततः ये हुआ कि सोवियत संघ टूट गया। जी। और यही जो कसक थी, यही जो यह गुस्सा जो था, ये पुतिन के मन में यही गुस्सा था कि आखिर गोरबाचोव ने ऐसा किया क्यों था। और यही कारण है कि गोरबाचोव के अंतिम संस्कार में नहीं गए, मतलब जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अंतिम संस्कार ही कहेंगे, उसमें गए नहीं, वो पुतिन शामिल नहीं हुए। बहरहाल देखिए, पुतिन जब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक काम बहुत ही प्राथमिकता से किया, और वो यह काम ये किया कि उन्होंने पूंजीपति जो थे, देश के जाने माने अरबपति थे, उनसे यह स्पष्ट कहा कि आप न तो हमारे काम में हस्तक्षेप करें और न ही हम आपके काम में हस्तक्षेप करेंगे। यह जो एक प्रकार की साम्यवादी राष्ट्र की जुगलबंदी थी, यह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और आगे इस कदर बढ़ी कि जो अरबपति वो धीरे धीरे अपनी संपत्ति को लेकर अमेरिका चले गए, अपनी संपत्ति को लेकर ब्रिटेन में बसने लगे। मतलब वो पुतिन से आशंकित तो थे, लेकिन आशंका के साथ साथ चूंकि उनको अपनी जड़ों को बनाए रखना था, तो उन्होंने अपनी संपत्ति को रूस में बनाए रखा, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे देशों में भी आगे बढ़ते रहे और चलते रहे। लेकिन इन सब के बीच देखिए, पुतिन के मन में यह जरूर आशंका बनी रही कि उनकी सत्ता को कोई प्रभावित कर सकता है, तो वो देश के अरबपति कर सकते हैं। यही कारण है कि जब यह जो मामला है ये उभर के तब आया, जबकि संभवतः उनका नाम था नोवाचकी, मैं नाम में थोड़ा वो कर रहा हूँ, जो विपक्ष के नेता है रूस के। जी। और जब उन्होंने विरोध किया, पुतिन ने उनको जहर दिलवा दिया, तो उनके पक्ष में कुछ देश के अरबपति आए, और यहीं से जो पुतिन है उनके मन में आशंका घर करती गई कि यह प्रभावित कर सकते। अब आप देखिए, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तो वहां के उस देश के कुछ पूंजीपति है वो अंततः खतरे के तौर पर पुतिन के सामने आए। कुछ नहीं भी आए क्योंकि उन्होंने पर्दे के पीछे से आलोचना करने की कोशिश की। अब जबकि देश का मीडिया यह प्रचारित कर रहा है कि जो पुतिन है उनके सहयोगियों की रहस्यमय मौत हो रही है, तो वास्तव में वो मीडिया का कुप्रचार है। वो पुतिन के सहयोगियों की मौत का कहकर वो जो देश का मीडिया वो यूक्रेन को बदनाम करना चाहता है। दरअसल पुतिन चुन चुन के और गिन गिन के उन पूंजीपतियों को निशाना बना रहे हैं जो पुतिन की सत्ता को अंततः प्रभावित कर सकते हैं, और यही कारण है कि पुतिन गिन गिन के उनको मरवा रहे हैं। और आने वाले समय में यह संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यह जो युद्ध है, पुतिन का दिमाग तो देखिए केजीबी का दिमाग है, और केजीबी का जो दिमाग है वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, षड्यंत्रकारी दिमाग है। लेकिन इन सबके साथ पुतिन को सत्ता में अपने आप को बनाए रखना, लंबे समय तक सत्ता में स्थापित भी रहना है। तो उनके मन में न केवल यूक्रेन का युद्ध जीतने की बात है, उनके मन में अमेरिका को मध्य पूर्व में जवाब भी देना है। यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र और करूंगा हिमांशु जी, की जो 2016 में बराक ओबामा एक नीति लाए थे, जो उन्होंने कहा था कि अब हिंद प्रशांत नीति लाए थे कि जो विवाद है या जो दुनिया की जो व्यापार का केंद्र है वो हिंद प्रशांत इलाका होगा। और बराक ओबामा की सोच वहां पर ज्यादा बैठती है कि आप देखिए कि जो चाइना है वो यूरोप में जा रहा था, तो चाइना को उलझाने के लिए अमेरिका की जो नैन्सी थी उन्होंने ताइवान की यात्रा की, और चाइना जो है ताइवान में उलझ गया। रूस जो है वो उसको यूक्रेन में उलझा दिया गया। तो इस पश्चिम की नीति को, उलझाने की नीति को पुतिन बेहतर तरीके से जानते हैं, और पुतिन यह भी जानते हैं कि जो अरबपति इनका पैसा पश्चिम में लगा हुआ है, यही कारण है कि पुतिन चुन चुन के उन लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन मैं मंजीपुरी साहब, ब्रह्मदीप अलूने जी बार बार साम्यवादी बात कर रहे हैं। क्या व्लादिमीर पुतिन को आप साम्यवादी चेहरे के तौर पर आकलन कर पाते हैं? आपके पास इतना लंबा तजुर्बा रहा है, या व्लादिमीर पुतिन को एक पूंजीवादी सोच के व्यक्ति के तौर पर देख पाते हैं? क्या है व्लादिमीर पुतिन? साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, कौन से वादी? देखिए, मैं ये जो बहुत बड़े बड़े लफ्ज हैं, शायद इनको समझता नहीं हूँ बहुत अच्छी तरह। मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा, वो एक अथॉरिटेरियन रूलर जी। और अथॉरिटेरियन रूल में वो कोई ब्रुक नहीं करते किसी की
किसी की जिसको कहते हैं हस्तक्षेप। आपको याद है बहुत साल पहले वो रूसी कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करती थी कि 2 टर्म के बाद आदमी प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, तो उन्होंने दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बना दिया, खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये आपने कभी किसी देश में देखा? और वही 2 साल के बाद 2 टर्म के बाद वापस आ गए और अब प्रेसिडेंट फॉर लाइफ घूम रहे हैं। ये अथॉरिटेरियन, जो लोग उनको लगता है कि ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं उनकी अथॉरिटेरियन रिजीम के अगेंस्ट, यानी कि उनके रहने पे जिसको कहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, वो उनके खिलाफ सब किस्म का एक्शन ले सकते हैं। मैं नहीं कह सकता उनको मरवाया, ये मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है उस किस्म की चीजों के लिए, लेकिन वो हैं अथॉरिटेरियन रूलर। और जिसको ये कहें कि अभी रूस में कंप्लीट उन्हीं की बात चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जहां रहा ये जो पूंजीपति, देखो इन्होंने वही किया जो पुरानी समय से रूसी लोग करते थे। कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म के बाद जो रशिया में हुआ, उसको एक ही बात कही जा सकती है कि मॉडर्न टाइम में इतना बड़ा लूट कहीं नहीं हुआ दुनिया में, और उस लूट के कुछ ही पूंजीपति बहुत जबरदस्त उसके फायदेमंद हुए। उन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा? रशिया में एक्शन, लेकिन अपना पैसा उन्होंने वही स्विट्जरलैंड, यूके इधर वगैरह, चेल्सी फुटबॉल क्लब खरीदा, वही चीजें की जो आयाश लोग सारी दुनिया में करते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि कहीं उनके लोग ऐसा हैं, वो समझ रहे हैं कि हम रूस से हैं, यहाँ से हैं, पैसा भी हमें शायद यहीं रखना चाहिए, लेकिन कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाए अथॉरिटेरियन रिजिम्स में, आप वो मजा नहीं कर सकते जो आप, या आप ये नहीं प्रोफाइल कर सकते कि मैं दुनिया का बेस्ट फुटबॉल क्लब को चला रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, या स्विट्जरलैंड के स्टाद में मेरा घर है, ये सब आप नहीं दिखा सकते। इसीलिए वो वहां गए, उसकी प्राइस भी उनको देनी पड़ रही है। तो पुतिन को हमें बड़ी क्लियरली देखना चाहिए कि वो एब्सोल्यूट रूलर है रशिया की। मैं एक बात पे और आपकी टिप्पणी चाहता हूं वजीपुरी साहब, जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध का घटनाक्रम है, ये आने वाले समय में किस बात के लिए नजीर बनेगा? ऐसे हमले कर दिए जाए पड़ोसी मुल्क पे, या इस रूप में देखा जाएगा कि हमला करना ठीक बात नहीं है, कुल मिला के हिस्से में नुकसान आता है? क्योंकि हर घटना के संदर्भ में आदमी को सबक लेना होता है, देश को सबक लेना होता है, दुनिया को सबक लेना होता है। क्या अभी जल्दबाजी होगी सबक लेने के संदर्भ में, या आप मानते हैं कि अभी इतना सबक तो हमें ले ही लेना चाहिए? हिमांशु जी, ना तो हम लोग अपने व्यक्तिगत तौर से सबक लेते हैं, ना कोई देश सबक। ये बात होती तो जिसको कहते हैं कि वियतनाम के बाद अमेरिका तो कहीं जाता ही नहीं, मैं आपको बार बार उसका याद दिला रहा हूं उसके बारे में। ये देश ऐसे नहीं करते, तौर तरीके देशों के और हम लोगों के इंडिविजुअली वही हैं कि हेजेमनी अपनी देश की, उसको आगे करिए, वो ही तौर तरीके हैं। और सिर्फ उसके जो जिसको कहते हैं टूल्स बदल गए हैं, मॉडर्न मेथड्स बदल गए हैं, लेकिन हमारी आकांक्षा, आवर डिजायर, इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर्स, बी ऑन टॉप ऑफ द अदर्स, वो ही रहते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई एक किस्म का ग्रेट जिसको कहते हैं लेसन लर्न होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी हार हो गई तो कुछ देरी के लिए आपको रिकूप करने के लिए समय लगेगा। उस समय इस एरिया में तो मान जाएं कि शांति रहेगी, तो दुनिया के किसी और एरिया में एक्शन शुरू हो जाए। तो कुल मिला के घटनाएं तो ऐसी चलती रहेगी, ये मंजीपुरी साहब का कहना है। लेकिन मैं इस चर्चा को अब मुकाम पर ले जाना चाहता हूँ, और इसलिए जनरल सोढी साहब, कर्नल सोढी साहब, आपके पास मैं वापस आना चाहता हूँ और आपसे ये समझना चाहता हूँ बतौर रक्षा विशेषज्ञ, क्या आपका आकलन है कि रूस सहजता से इस बात को जो दुनिया में प्रचारित की जा रही है वो हार रहा है, पुतिन के पांव उखड़ रहे हैं, सेनाओं के हिस्से से कब्जा छीना जा रहा है, बर्दाश्त कर ले गए, या आपका आकलन है ये खबरें यूक्रेन को और बर्बाद करेंगी? रूस ये दिखाने के लिए कि मेरा दम क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरी हिम्मत क्या है, मेरी कुव्वत क्या है, अब अपनी आक्रामकता बढ़ाएगा, और कुल मिलाकर इस पूरे प्रोपेगेंडा का नतीजा यूक्रेन और यूक्रेन की जनता की तबाही के रूप में आने वाले समय में दिखेगा। फुट पे है, उसकी जगह जगह से उसकी सेना पीछे हो रही है। आपने दो महत्वपूर्ण बातें थोड़ी देर पहले बताई, एक रमजान कादिरोव का बयान और दूसरा रूसी मीडिया में कई बयान आए। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा
कि रूस ने यूक्रेन में थिएटर कमांडर 2 बार ही बदले हैं। जब लॉन्च किया लड़ाई तब कोई और था, उसके बाद 2 और बदले और आज की डेट में जनरल मिखाइल तेप्लिंस्की है। किसी भी युद्ध में जो कमांडर होता है, थिएटर कमांडर, वो सिर्फ 1 या 2 चीजों में बदला जाता है, या तो उसकी मौत होती है, या वो उसको बहुत ज्यादा कोई शरीर पे घाव आता है, या फिर वो फॉर्म नहीं कर पाता युद्ध में। तो अब तक 2 कमांडर चेंज हुए यूक्रेन में रूसी सेना के, वो दोनों फिट थे, उनमें कोई ना उनको चोट आई थी ना वो मरे हैं, उनको सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर हटाया गया। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अगर ये युद्ध राष्ट्रपति पुतिन के प्लान के मुताबिक जा रहा होता, वो कभी भी यूक्रेन में अपना थिएटर कमांडर नहीं बदलते। जैसे मैंने पहले कहा, फाइनली रूस ये युद्ध जीत जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा परमाणु हथियार है। वो किसी भी वक्त अगर एक भी परमाणु हथियार डालेगा तो जो यूक्रेन का विल पावर है वो सारा टूट जाएगा, जैसे जापान में हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये युद्ध इतना लंबा खिंचना बिल्कुल ये नहीं था। अगर इनकी प्लानिंग सही होती, ये युद्ध 10 से 15 दिन के अंदर खत्म हो जाना था। सोढ़ी साहब, आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिए। मैंने आपसे जो एक बुनियादी सवाल किया है, क्या आने वाले समय में आप यूक्रेन में एक बड़ी तबाही देख पा रहे हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ? क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है, रूस के पैर उखड़ रहे हैं, पुतिन हार रहे हैं, रूस की सेना भाग रही है। क्या एक महाशक्ति अपने संदर्भ में इस प्रकार के प्रचार को बर्दाश्त कर लेगी, या प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी ताकि लोगों को समझ में आए कि वो गलतफहमी के शिकार थे? सवाल है, इसका उत्तर आपसे अपेक्षित है। डॉक्टर मांझी, इसमें कोई शक नहीं कि रूस बहुत एक कठोर कदम उठाएगा आने वाले वक्त में, और वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल भी हो सकता है। क्योंकि जो अब राष्ट्रपति पुतिन के जो ईगो पे हर्ट हो गया है, जो उनकी छवि में एक फर्क आ गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कि उनकी सेना पीछे हट रही है, वो इसका बदला लेने के लिए आने वाले दिनों में और तक हमले करेंगे और परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोढ़ी साहब, मेरी इस आशंका के साथ में हैं, तो मैं ऐसे में एक बार फिर मंजूपुरी साहब आपके पास आना चाहता हूं आखिरी टिप्पणी के लिए इस कार्यक्रम की, कि कुल मिलाकर इस युद्ध जो कुछ चल रहा है, इसके नतीजे को लेकर कोई आकलन आपके पास है कि आखिर अंतिम मुकाम क्या है? एक देश के तौर पर यूक्रेन का खत्म होना, या बीच में मध्यस्थता की कोई राह आपको दिखाई दे रही है? नहीं, बात इतने पे ही बन जाएगी शायद। क्या देख पा रहे हैं आप? हिमांशु जी, मैं अगेन आपको दोबारा कहूं कि मैं नहीं मानता कि रूस की बहुत बड़ी यहाँ जीत हो रही है। और नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उन्होंने कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स वगैरह उन्होंने कब्जा कर लिया, उनके लिए स्ट्रेटेजिकली काफी एडवांटेज हो गया, वो अलग था जी। उनके यहाँ चोट भी पहुंची है, जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं कि कमांडर चेंज कर, ये सब बिल्कुल बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि मैं होप करता हूं कि इस किस्म की चीज में ये जो ईगो की गेम है ये अब चल चुकी है, ये इतना ना हो जाए कि दोनों साइड से कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसके बारे में यहाँ पर टिप्पणियां हो रही हैं। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी तक मुझे इस चीज का जरा खेद है कि संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने बहुत कम भूमिका प्ले की है। एक वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए फूड ग्रेन निकालने के लिए उस समय वो टीवी पे आ गए। नहीं, मैं मानता हूं कि अब ये शुरू में करना चाहिए था, नहीं किया, कोई फर्क नहीं। अब कोई फर्क तो नहीं कह सकते, हो गया जो भी हो गया। लेकिन ये किस्म की सिचुएशन लानी कि हम आपको सबक सिखा देंगे, आइदर साइड, दोनों साइड। इस समय सेक्रेटरी जनरल जो अपनी सेकेंड टर्म कर रहे हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे पोर्चुगल के, बहुत वरिष्ठ इंटरनेशनल नेता है, और हमें सबको पता है कि क्या किस तरह यूनाइटेड नेशन चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स का कितना प्रभाव है ये वो। लेकिन ये समय है कि इस किस्म के कोई एफर्ट जरूर करने की जरूरत है कि भाई अब आप लोग बहुत लड़ चुके हैं, इसको जरा थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि इसके जो नतीजे हैं आप दोनों के बीच में तो होंगे ही होंगे, इसमें दुनिया के और देशों में भी नतीजे हो रहे हैं, चाहे ऑयल एंड गैस प्राइसेस की वृद्धि हो, चाहे फूड ग्रेन्स की कमी हो, फर्टिलाइजर्स के प्रॉब्लम हो, बहुत चीजें हो। देखिए, किसी किस्म का जिसको कहते हैं फेस सेविंग आंसर निकालने की कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। यू कांट जस्ट लीव इट कि एक तरफ से
जिसको कहते हैं बड़ा हथियार वाला रूस, उसको पीटता जाता थोड़ा बहुत, वो बस थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। जिसको आपने कहा कि 7 महीने के बाद भी उसके पास क्षमता है कि कैन कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू क्या, वो तो लगाए हुए 100-200 गन, उनको मारते जाते रहे, बिल्कुल फायर करी जा रहे हैं। कोई और तो उससे ज्यादा वो कर नहीं रहे। ये नहीं है कि लाख सोल्जर लगा दिए वहां पर कि वो मर जाएं, ये वो सब तो नहीं हुआ। लेकिन ये समय है कि दुनिया के जो बिग लीडर्स हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल खासकर, अपने आप को एक्सर्ट करना चाहिए। इसे कहते हैं अनुभव, जो मंजी पुरी साहब ने हमारे साथ में साझा किया। ये भूमिका केवल रूस और यूक्रेन की युद्ध का फैसले के संदर्भ में इंतजार करने की नहीं, बल्कि आने वाले तबाही के अंदेशे के मद्देनजर समय रहते कदम उठाने की है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था अगर दुनिया में अस्तित्व में है तो खेद की बात है कि ऐसे गंभीर मौके पर वह अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। रूस और यूक्रेन, पुतिन और जेलेंस्की क्या कर रहे हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण अब यह है कि दुनिया को बचाने का दायित्व जो अपने कंधों पर मानता है संयुक्त राष्ट्र संघ, वो क्या कर रहा है। उसकी खामोशी, उसकी गैर मौजूदगी सवाल पैदा कर रही है। अब समय आ गया है कि समय रहते वह संगठन अपनी भूमिका निभाए और इस युद्ध की त्रासदी से न केवल रूस और यूक्रेन को बचाए, बल्कि संभावित खतरों से देश को भी बचाए। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी भूमिका निभाएगा, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। अब चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर यूक्रेन को समर्पित है। जो भी है, यूक्रेन मैदान में डटा हुआ है, टिका हुआ है। तो यूक्रेन की भावनाओं को व्यक्त करता हुआ हमें आज कमाल का शेर मिला है। इसमें एक शब्द है मुश्तहर, इसका मतलब है ऐलान। हमारा शेर ये कहता है कि मैं जिंदा हूं, यह मुश्तहर कीजिए। मैं जिंदा हूं या मुश्तहर कीजिए, मेरे कातिलों को खबर कीजिए। साहिर लुधियानवी कमाल के गीतकार हुए हैं, उन्होंने ये लाइनें हमें दी। हमें लगा यूक्रेन के लोग रशिया के लिए समय यही कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मुश्तहर कीजिए, मेरे कातिलों को खबर कीजिए। अब इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।